Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज 18 मार्च के दिन हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IPCC की रिपोर्ट्स के बारे में, बिकॉज आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर GS पेपर 3 परस्पेक्टिव, जहाँ पे हमारी IPCC की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी को हाईलाइट किया है। तो देखिए, जब भी हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं एंड द बेसिक प्रिंसिपल जो हम गवर्न करते हैं, जब भी मिटिगेशन की बात आती है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CBDR बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है हम उसकी बात करेंगे और किस तरह इस इक्विटी में एक प्रॉब्लम है उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में है विच इज़ द आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, जिसमें घोस्ट पार्टिकल्स न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व किया जाता है। सो दिस एंटायर टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव। तो हम जानेंगे कि आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी क्या है और बेसिकली न्यूट्रिनोज क्या होते हैं और इनको घोस्ट पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। देन विल टॉक अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ में एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है HbA1c टेस्ट। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये HbA1c टेस्ट होता क्या है और इसे किस तरह और क्यों डायबिटीज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है। एंड लास्टली, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और इजिप्ट के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है विच रिवॉल्व्स अराउंड द एनर्जी एंड द इशू ऑफ माइग्रेशन। एंड इस डील की खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन की ये इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनकी जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू देयर गैस, उस डिपेंडेंस को रिड्यूस किया जाए बाय एनेबलिंग इजिप्ट। तो इस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे IPCC की रिपोर्ट्स के बारे में। तो पहले जानते हैं कि ये पूरा का पूरा आइडिया न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है जिसमें रिसर्चर्स ने कुछ एनालिसिस किया है। बेसिकली हमारे पास जो लास्ट IPCC ने जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट की थी, उस असेसमेंट रिपोर्ट में कुछ मोर देन 500 फ्यूचर एमिशंस का एनालिसिस किया है रिसर्चर्स ने। और उस एनालिसिस के पर्सपेक्टिव पे जो फाइंडिंग उनके पास आई है, वहाँ से इक्विटी की प्रॉब्लम को रेस किया गया है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए कि क्या है ये सिनेरियो। 500 प्लस सिनेरियोज लेकर आए गए। जब हम ऐसे सिनेरियोज की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम मिटिगेशन एक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। वी टॉक अबाउट द मिटिगेशन एक्शंस। अब क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन कैसे होगा? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को रिड्यूस करेंगे जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होती है, एंड ऑन द अदर हैंड हम कार्बन की जो सीक्वेस्ट्रेशन है जब उससे इंक्रीज करेंगे। अब सीक्वेस्ट्रेशन हम सब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट की क्लासेस में। जब एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ सिस्टम में जो कार्बन है उसे हम फिक्स करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे फॉरेस्ट लगाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो ट्रीज हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, तो कार्बन यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो इसे मैकेनिज्म को कहा जाता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो दो चीज़ें हो गई, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। तो एक तो ये है कि सबसे पहले तो जो एमिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की उसे रिड्यूस किया जा सके, एंड सेकेंडली जो ऑलरेडी इमिटेड है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम फिक्स कर सकें, उसकी हम सीक्वेस्ट्रेशन कर सकें। तो इन मिटिगेशन एक्शंस के अराउंड इन सिनेरियोज को रखा गया एंड इन सिनेरियोज में ये पाया गया कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में डिस्पैरिटीज़ देखते हैं तो समझ लेते हैं कि एक तरफ है हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरी तरफ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि there is disparity when it comes to the income, there is disparity when it comes to the energy use, and then again there is disparity when it comes to the emissions.
और ये डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ऑफ कोर्स इनकम में डिस्पैरिटी है, एनर्जी की यूजेज में डिस्पैरिटी है और एमिशंस में डिस्पैरिटी है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हम फ्यूचर ट्रेंड को एनालिसिस करें, मतलब जो हमारे पास लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई है, इससे अगर हम फ्यूचर सिनेरियोज भी देखें तो तब भी ये डिस्पैरिटी अप टू 2050 तक एग्जिस्ट करने वाली है। तो इस इशू को यहाँ पे हाईलाइट किया गया और जहाँ से इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आवर आईपीसीसी रिपोर्ट्स। तो पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो असेसमेंट्स की गई हैं दैट इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूचर सिनेरियो, और उस फ्यूचर सिनेरियो में ये देखा गया कि जो डिस्पैरिटी आज है डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, इनकम की बात हो, एनर्जी यूज़ की बात हो, एमिशंस की बात हो, ये डिस्पैरिटी 2050 तक एग्जिस्ट करने वाली है। तो चलिए वन बाय वन करके इस पूरे इशू को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स होती क्या है, ठीक है। हम सब जानते हैं आईपीसीसी इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और आईपीसीसी अपनी असेसमेंट करके रिपोर्ट रिलीज करती है जिसे असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। एंड करंटली 7th असेसमेंट रिपोर्ट चल रही है। इसमें 3 वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। पहला वर्किंग ग्रुप ऐसा है जो कि फिजिकल साइंस के ऊपर अपनी असेसमेंट्स करता है, रिसर्च करता है, इट फोकसेस ऑन द फिजिकल साइंस। देयर इज़ अनदर वर्किंग ग्रुप जिसका मेन फोकस है कि क्लाइमेट में अडेप्टेशन कैसे करनी है। फॉर दिस देयर इज़ अनदर वर्किंग ग्रुप। एंड देन देयर इज़ अनदर ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ मिटिगेशन एक्शंस के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। और इन तीनों वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आती है, इन सब को कंसोलिडेट करके बनती है एक सिंथेसिस रिपोर्ट। तो देयर आर 3 वर्किंग ग्रुप्स, फिजिकल साइंस के ऊपर जो फोकस करेगा, क्लाइमेट अडेप्टेशन पे फोकस करेगा और मिटिगेशन एक्शन पे फोकस करेगा, और इन तीनों ग्रुप्स की अलग अलग रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट किया जाता है और एक सिंथेसिस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीसीसी कुछ थीमेटिक स्पेशल रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है जिसमें क्लाइमेट से जुड़े हुए साइंटिफिक लिटरेचर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बढ़ पाए, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट आईपीसीसी। अब देखो इस रिपोर्ट में हमने, अब आर्टिकल में हमने क्या बोला कि फ्यूचर सिनेरियोज को असेस किया गया कि फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर सिनेरियोज को किस तरीके से हमने असेस किया, ठीक है। अब देखो इसके लिए आईपीसीसी क्या करता है, आईपीसीसी एक मॉडल्ड पाथवेज यूटिलाइज करता है। कुछ प्रॉपरली कुछ पाथवेज के मॉडल बनाए जाते हैं, उन मॉडल्ड पाथवेज को यूज़ करके देखा जाता है कि वो क्या लिमिट है, टू मेजर दैट नेसेसरी लिमिट ऑफ द अर्थ्स वार्मिंग। एंड इस पाथवे को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन और हमारी अर्थ, इसके मॉडल को समझने के लिए वी हैव integrated assessment models, as the name suggests, integrated assessment models। अच्छा, यहाँ पे इस मॉडल में एक मॉडल है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर फोकस करता है। अच्छा, ये मॉडल इतना प्रिसाइज है, इसमें आपको जीडीपी के टर्म्स में क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमें वो पता चलता है। देन देयर इज़ अ मॉडल जो कि एनर्जी के ऊपर काम करता है, फोकस इज कम्प्लीटली ऑन एनर्जी, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन देयर इज़ अ मॉडल जो कि हमारी अर्थ की वेजिटेशन के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे अर्थ सिस्टम के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन सब के लिए अलग अलग तरह के असेसमेंट मॉडल्स हैं और इनको कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल बनाया जाता है। अब इससे क्या है कि हम पोटेंशियली जो फ्यूचर होगा हमारी एनर्जी का, हमारे क्लाइमेट सिस्टम का, हमारी इकोनॉमी का, हम वो असेस कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल आपको जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट कर देता है। एनर्जी मॉडल में हमें पता चलता है कि कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे होने वाले हैं, और वेजिटेशन मॉडल में लैंड यूज़ कैसा हो रहा है। अर्थ सिस्टम मॉडल में हम क्लाइमेट एवोल्यूशन क्या हो सकती है बेसिस ऑन द फिजिकल लॉज, उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स हमारे पास हैं, इससे हमें पॉलिसी को बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं।
अलग अलग डाइवर्स डिसिप्लिन्स में किस तरीके से इन नॉलेज को, इस इंसाइट को अप्लाई किया जा सके, ताकि पॉलिसी मेकर्स को भी पता चले कि भाई जो भी हम अलग अलग तरह की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, अच्छे से पॉलिसीज बनाई जा सके। अब देखो, हालांकि जो इंटीग्रेटेड जो असेसमेंट मॉडल्स हैं दे आर वेरी यूजफुल, लेकिन इनकी लिमिटेशन भी है। इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब भी यहाँ पे हम असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है द लीस्ट कॉस्ट असेसमेंट को। इट प्रायोरिटाइजेज द लीस्ट कॉस्ट असेसमेंट। तो यहाँ पे जो इक्विटी का कंसर्न है ना, वो सही से एड्रेस नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बोलते हैं कि क्लाइमेट मिटिगेशन करनी है और ये पर्टिकुलर स्टेप उठाओ, लेकिन वो जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करती है। यहाँ पे आती है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो इक्विटेबली जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ, क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा हुआ, वो इक्विटेबली शेयर कर पाए। मतलब बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पे ये है कि जो वेल्दियर नेशंस हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा सब्सटैंशियल मिटिगेशन एफर्ट्स उठाएं और उनके पास क्योंकि बड़ी कैपेसिटी है, ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी है इन मिटिगेशन कॉस्ट को बेयर करने की। सो इफ़ वी वांट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, डेफिनेटली इट नीड्स ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एंड ये जो इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स हैं, श्योर ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये इंटरनेशनली हमें क्लाइमेट नेगोशिएशंस को करने में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ से जो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसे यूज़ करके अच्छे से पॉलिसी सिनेरियो लेकर आना चाहिए। इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि अगर हम फ्यूचर सिनेरियोज देखते हैं तो अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, वी ओनली टॉक अबाउट द पर कैपिटा जीडीपी, तो वहाँ पे ये पाया गया कि हमारे जो सब सहारन अफ्रीका का जो एरिया है, जो हमारा साउथ एशिया है, इवन वेस्ट एशिया एंड द रेस्ट ऑफ द एशिया, दैट विल रिमेन बिलो द एवरेज जीडीपी। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखते हैं तो इन कंट्रीज की पर कैपिटा, इन रीजन्स की पर कैपिटा जीडीपी बिलो ग्लोबल एवरेज रहने वाली है। लेकिन अगर हम इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो ये 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की फ्यूचर असेसमेंट करते हैं तो ये जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा जीडीपी है, इन एरियाज की जीडीपी उससे कम होने वाली है। तो यहाँ पे इस स्टडी में आइडेंटिफाई किया गया कि येस, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी अगर आप ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ की बात करते हो ऑन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल्सो जिस तरह एनर्जी यूज़ हो रही है और जिस तरह फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन हो रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ कहा गया कि अगर हम मिटिगेशन देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन। वो कैसे? अगर आपको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करना है, लैंड बेस्ड कार्बन सिंक्स बनाने हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना है, तो ऐसे केस में डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा लैंड बेस्ड कार्बन सिंक्स हैं। और इवन इफ यू नीड टू डिप्लॉय द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, तो वो भी, उसका पोटेंशियल भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो स्टडी में ये इंडिकेट किया गया कि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, they are bearing the burden of mitigation and the carbon dioxide removal. हालांकि it is disregarding the historical responsibility. Historically तो हम देखते हैं कि जो global north ने जो contributions किए हैं, that is leading to the climate change. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि इक्विटी मैटर करती है। हमारे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। सो हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर हैं। जो वेल्दियर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, इसीलिए उनके पास ज़्यादा बड़ा बर्डन है क्लाइमेट एक्शन को लेकर एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग नेशंस। एंड वी नीड टू एड्रेस दिस इक्विटी
डिफरेंसेस जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में है। तो इसे लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। सो आप प्लीज़ ज़रूर इसे पढ़िएगा, बिकॉज इसमें जो परसिस्टेंट इनइक्विटीज़ हैं जीडीपी में, कंजम्पशन में, मिटिगेशन में, डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, उनको अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे साइंस एंड टेक में लेटली जो न्यूट्रिनोज हैं, जो गोस्ट पार्टिकल्स हैं, ये लेटली न्यूज़ में है। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया है पूरा का पूरा टॉपिक। तो हमारे पास आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है, जो कि बेसिकली जो एंटार्क्टिक की आइस है उसके नीचे बरेड है। वहाँ पे 7 ऐसे पोटेंशियल इंस्टेंसेस को नोट किया गया जो कि हो सकते हैं गोस्ट पार्टिकल्स के हों। दे पेनिट्रेटेड थ्रू द अर्थ। और ये जो गोस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर बेसिकली न्यूट्रिनोज ओनली। और न्यूट्रिनोज और इन गोस्ट पार्टिकल्स की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉस्मिक एक्सचेंजेस बिटवीन द अर्थ एंड द यूनिवर्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे सबसे पहले कि न्यूट्रिनोज होते क्या है। बिकॉज ये जो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है, ये किसके लिए बनाई गई है? न्यूट्रिनोज की स्टडी के लिए बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले न्यूट्रिनोज आर ऑल्सो नोन एज गोस्ट पार्टिकल्स। इन्हें गोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एंड दे आर बेसिकली सब अटोमिक पार्टिकल्स। दे आर सब अटोमिक पार्टिकल्स एंड इनका बहुत ही नियरली ज़ीरो मास है और बहुत ही नेग्लिजिबल। दे हैव इवन लैक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दे डोंट इवन हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मैटर के थ्रू ये ट्रांसवर्स हो जाते हैं विदाउट मच इंटरेक्शन। मिनिमम इंटरेक्शन के साथ, बिल्कुल कम से कम इंटरेक्शन के साथ ये पास आउट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिटेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसीलिए इनको डिटेक्ट करने के लिए इस तरह की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। प्रीवियसली पहले ये बिलीव किया जाता था कि ये बिल्कुल मासलेस हैं एंड दे इवन हैव एविडेंस जो कि इंडिकेट करते थे कि शायद न्यूट्रिनोज के पास थोड़ा स्मॉल मास है। लेकिन अब हमने ये बोलना शुरू कर दिया है दैट दे हैव नियरली ज़ीरो मास। ये तो क्लियर हो चुका है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनोज आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स। जब हम न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ दैट न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली बिहेव करते हैं। बिकॉज ना तो न्यूट्रिनो और ना ही इलेक्ट्रॉन कोई भी स्ट्रांगली न्यूक्लियर इंट्रैक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। दे बोथ हैव वेरी वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शंस एंड दीज न्यूट्रिनोज, इनकी प्रोडक्शन तब होती है ऐसे इवेंट्स में होती है जैसे कि सपोज करो कि कोई स्टार है, जैसे सन है या कोई स्टार है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फिजन होती है। ऐसे केसेस में इस तरह के पार्टिकल्स की जनरेशन होती है। और इनको गोस्ट पार्टिकल्स भी इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल वीक चार्ज है और नियरली ज़ीरो मास है, आप उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू डिटेक्ट इट डायरेक्टली एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज गोस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी जो न्यूज़ में है, कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लोकेटेड इन एंटार्क्टिका, साउथ पोल के पास ये लोकेटेड है। एंड अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, प्रीलिम्स के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। दैट इज एमुंडसेन स्कॉट, एमुंडसेन स्कॉट नियर साउथ पोल स्टेशन ऑफ एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे बेसिकली जो प्राइमरी डिटेक्टर है उनको आइस के नीचे अटैच किया गया है, काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रिंग्स के थ्रू। इट इज़ फ्रोजन इनटू द आइस और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, तकरीबन कुछ 86 स्ट्रिंग्स हैं जो कि यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। एंड ताकि जो न्यूट्रिनोज हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सके और जो डिफरेंट तरह के कॉस्मिक फिनोमिनाज हैं उनको भी स्टडी किया जा सके। तो ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी। आगे बढ़ते हैं। आज HP1AC टेस्ट को लेकर भी एक बड़ा आर्टिकल आया है हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में। रीज़न बीइंग, देखो जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ डायबिटीज़। इट इज़ वन ऑफ, एंड डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली HB1AC इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट, जिसमें प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दोनों को ही डायग्नोज किया जाता है।
अब HB1AC टेस्ट का फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन A1AC टेस्ट, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1AC टेस्ट। अब इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें वो ये है कि ये एक ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है। इट इज़ अ ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट एंड इसमें प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट्स को डायग्नोज किया जा सकता है। बेसिकली इसमें एक पर्सन की बॉडी में लॉन्ग टर्म ग्लूकोज का कंट्रोल कैसा था उसकी रीडिंग आती है। तो इसमें देखा जाता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो आरबीसीज हैं, उनके ऊपर शुगर की कोटिंग कितना % हुआ है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आता है हमारे पास कि हमारी एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल कितनी होगी इन द लास्ट 2 to 3 months। तो पिछले 2 से 3 महीनों में हमारी एवरेज ब्लड ग्लूकोज कितनी थी उसका हमें यहाँ पे पता चलता है। यूजुअली 30 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में HbA1c टेस्ट किया जाता है। अब इनिशियली इस टेस्ट को बहुत रिकग्निशन मिली बिकॉज इसमें जो ब्लड ग्लूकोज की जो वैल्यूज़ आती हैं उसके साथ इसको बहुत कोरिलेट किया गया। इससे ग्लाइसीमिया को स्टडी किया जा सकता है एंड इट इज़ इवन एंडोर्स्ड बाय द मेडिकल बॉडीज़ लाइक WHO एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो परसेंटेजेस में आते हैं, ये बात याद रखेंगे। सिर्फ नॉर्मल सी बात याद रखेंगे कि क्योंकि आज बड़ा आर्टिकल आया है तो कहीं प्रीलिम्स में ना आ जाए, तो इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज कंसिडर बिलो 5.7%। अगर बिलो 5.7% वैल्यू आती है दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर वैल्यू 5.7% से 6.4% के बीच में आती है तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता है दैट दे हैव प्री डायबिटीज़। उनको प्रॉपर टेक केयर अपनी करनी होगी, वो बॉर्डर लाइन केस पे हैं, दे आर प्री डायबिटिक, उनको डायबिटीज़ होने के बड़े चांसेस हैं। और अगर किसी का 65% से हायर वैल्यू आती है तो ऐसे पेशेंट को डायबिटिक कह दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ दी HbA1c टेस्ट। अक्सर हमारे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पहले तो याद रखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये डायबिटीज़ की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं EU और इजिप्ट के बीच में हुई 7.4 बिलियन यूरोस की डील। ये एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज इजिप्ट के साथ किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो मेन एम है दैट इज़ कि इजिप्ट को एक बड़े मार्केट के जैसे उभारा जाए और यूरोपियन यूनियन की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो इजिप्ट से पूरी हो पाएँ और रशिया के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन की गैस डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से कम हो जाए। अब देखिए, लेटली इजिप्ट एक बहुत ही पेनफुल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इजिप्ट के आसपास लिबिया है विच इज़ वॉर टोन, एक तरफ इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इट इज़ इन द सेंटर, और देन देर इज़ सूडान, वहाँ पे भी रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता आ रहा है। तो इवन आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो भी इतने स्टेबल नहीं हैं और इजिप्ट का खुद का एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है। तो उन सब के बीच में EU की तरफ से एक बड़ा फाइनेंशियल डील इजिप्ट के साथ हुई है। ऑफ कोर्स इससे इजिप्ट को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन EU का यहाँ पे जो मेन बेनिफिट है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.